नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में आपातकालीन प्रावधान अर्थात इमरजेंसी, जो कि भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है, उसी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इमरजेंसी अर्थात आपातकालीन प्रावधान। तो तीन प्रकार के आपातकाल हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो इन्हीं तीनों आपातकाल को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आपातकालीन प्रावधान जो है, संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल हैं। पहला युद्ध, बाहरी या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल का, जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण को, जिसका वर्णन अनुच्छेद 356 में दिया गया है, राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी नाम दिया गया है। और तीसरा जो है वित्तीय स्थायित्व के खतरे के कारण होने वाले आपातकाल को, जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है, वित्तीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। तो पहला वाला 352, दूसरा वाला 356 और वित्तीय वाला 360 अनुच्छेद में अलग अलग दिया गया है। तो ये तीन प्रकार के आपातकाल हैं। अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। तो युद्ध, बाह्य या बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा यह आपातकाल लगाया जाता है। पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया है। तो 3 पॉइंट, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा लागू इस आपातकाल को 1 माह के भीतर अनुमोदन संसद में, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग अनुमोदन आवश्यक है। पहले यह 2 माह का था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे 1 माह कर दिया गया है। मतलब 1 माह में इसे संसद में अनुमोदन आवश्यक है। तत्पश्चात संसद के 2/3 सदस्य के बहुमत से 6 महीने तक इसे बढ़ाया जा सकता है। पहले ये साधारण बहुमत से ही बढ़ाया जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे 2/3 सदस्यों के बहुमत से बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार संसद के द्वारा इसे 6 माह के लिए अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। पहले एक निश्चित समय था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे अब अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, सरकार जब तक चाहे। राष्ट्रीय आपातकाल पहले न्यायिक समीक्षा से बाहर था। मतलब ये 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, मतलब न्यायपालिका का कोई भी इंटरफियर जो है वो इसमें नहीं था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अब न्यायपालिका भी इसमें इंटरफियर कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल में। तो अब ये न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको जोड़ा गया है। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं। तो संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए जो कानून है, वो आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। अनुच्छेद 358 के अनुसार, अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल है, युद्ध या बाह्य की स्थिति में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं, को निलंबित किया जा सकता है, परंतु आंतरिक आपातकाल के दौरान निलंबन नहीं किया जा सकता। अगला प्रभाव क्या होता है कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आंतरिक के दौरान, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अनुच्छेद 20 और 21 जो कि मौलिक अधिकारों में दिया गया है, उसका निलंबन नहीं हो सकता है, अन्य सभी का निलंबन हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो अनुच्छेद 20-21 का निलंबन नहीं हो सकता, लेकिन अन्य अधिकारों, मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। तो इसका प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय।
राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, कहा जाता है किसी भी समय राष्ट्रपति दूसरी उद्घोषणा द्वारा समाप्त कर सकते हैं। इसमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये भी कहा गया है कि लोकसभा के कुल सदस्य के 1/10 सदस्य अगर अध्यक्ष को, मतलब उसमें सदन न चल रहा हो, तो राष्ट्रपति को, वैसे अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को, नहीं तो राष्ट्रपति को लिखित रूप में नोट्स दें तो 14 दिन के भीतर जो ये राष्ट्रपति को जो राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है ये अस्वीकृत करने के लिए एक बैठक बुलाई जा सकती है। इस प्रकार के प्रस्ताव को दोनों सदनों में पारित होकर इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। तो ये ऐसे समाप्ति इसकी हो सकती है। नेक्स्ट जो आपातकाल है उसका नाम है संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल अनुच्छेद 356, ये थोड़ा मिस्टेक है, ये अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति या तो राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार या संवैधानिक तंत्र के उसे लगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो उस आधार पर वह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यह आपातकाल लागू होने के 2 माह के भीतर अनुमोदन संसद में आवश्यक है और यह 6 महीने तक प्रभावी रहता है। राष्ट्रपति शासन 6 माह तक बढ़ाकर इसे अधिकतम 3 वर्ष तक प्रभावी रखा जा सकता है या प्रभावी रहता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अर्थात 3 वर्ष तक यह प्रभावी रहता है। और राष्ट्रीय आपातकाल में 2/3 सदस्य के बहुमत के द्वारा यह अनुमोदन आवश्यक होता है, लेकिन इसमें सामान्य बहुमत के द्वारा ही यह संपन्न होता है। मतलब इसे सामान्य बहुमत के द्वारा ही इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। नोट क्या है कि इस आपातकाल को राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकते हैं। इसके लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है। कहा जाता है कि आपातकाल के पश्चात राज्य का शासन व्यवस्था जो होता है वो राज्यपाल के अधीन आ जाता है। मतलब उस समय जो मुख्यमंत्री या जो भी होते हैं उनसे जो शासन व्यवस्था होती है वो राज्यपाल के अधीन हो जाते हैं। तीसरा जो आपातकाल है उसका नाम है वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का चर्चा की गई है। तो वित्तीय स्थायित्व के खतरे के कारण लगने वाले आपातकाल को वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। वित्तीय आपातकाल लागू होने के 2 महीने के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। एक बार अनुमोदन होने के पश्चात अनिश्चित काल के लिए प्रभावी हो जाता है, अर्थात बार बार इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो अगर तीनों में तुलना किया जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल में 1 महीने के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है और इसे 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा 6 माह के लिए अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। जो दूसरा वाला संवैधानिक तंत्र वाला है उसको 2 महीने के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है और उसे साधारण बहुमत के द्वारा 6 माह बढ़ाया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल में 2 महीने के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है, लेकिन इसमें एक बार अनुमोदन होने के पश्चात यह अनिश्चित काल के लिए प्रभावी हो जाता है जब तक राष्ट्रपति इसे समाप्त नहीं करता। मतलब बार बार इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो तीनों में तुलनात्मक अध्ययन भी हो गया। लास्ट वाले दोनों संसद में इसका अनुमोदन सामान्य बहुमत के द्वारा होता है। मतलब लास्ट वाले दो हैं, मतलब वित्तीय आपातकाल और संवैधानिक तंत्र वाले जो होते हैं वो सामान्य बहुमत के द्वारा ये बढ़ाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष बहुमत द्वारा। अब नोट देख लेते हैं। तो किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा इसे वापस लिया जा सकता है। इसके लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है। पहले न्यायिक समीक्षा की जा सकती थी, यहाँ भी वही है। 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा पहले नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये सभी के लिए कॉमन है। और अगला नोट्स है कि देश में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में नहीं लगाया गया है। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया है। 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के पश्चात बाह्य आक्रमण के आधार पर,
13 दिसंबर 1971 के पश्चात पाकिस्तान के आक्रमण के पश्चात और 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 20 जून 1951 में पंजाब में लागू हुआ और यहीं पे सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में ही लगा है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश और केरल में 9 बार लगा है, जबकि सबसे कम महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में 1 बार रहा है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपातकालीन उपबंध पर चर्चा किया। इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।